तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? पहले तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है किसी भी कॉइल की क्या है, एक विशेषता है, प्रॉपर्टीज है, और यह बताती है कि अगर किसी कॉइल को आप एसी देते हो तो वो कॉइल क्या करती है, उस एसी का क्या करती है, विरोध करती है, बस। और इस प्रकार की प्रॉपर्टी या गुणधर्म क्या कहलाती है? आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम कह सकते हैं कि यह एक काल्पनिक क्या है, यह एक काल्पनिक कॉइल या प्रेरकत्व, प्रेरकत्व क्या है? रुकावट है। अब रुकावट होगी तो किसकी होगी? करंट में रुकावट, ठीक है। तो यह एक काल्पनिक कॉइल या प्रेरकत्व क्या है? रुकावट है। और यह जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है यह एक एसी कॉइल का गुणधर्म है। क्या है? गुणधर्म। गुणधर्म बोले तो विशेषता, सिर्फ ओनली एसी कॉइल का। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि ये कॉइल है, इस कॉइल को मैं यहां से सप्लाई दूंगा एसी। एक और चीज सुन लेना, अभी नोट में लिखाऊंगा कि ये जो शब्द कभी भी अगर आपका आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो ध्यान रख लेना मोस्टली करके ये एसी सप्लाई कॉइल से जुड़ी हुई होगी ऐसी अवस्था में। तो जब किसी कॉइल को, जैसे ये है आपका इंडक्टर, जब किसी कॉइल को एसी सप्लाई दी जाए तो एसी कैसी है? चेंजेबल है। तो जब किसी कॉइल को एसी सप्लाई दी जाए तो कॉइल उस एसी का क्या करती है? विरोध करती है। तो इस चेंजेबल एसी का क्या करती है? विरोध। ये आपका एसी है और ये कॉइल क्या कर रही है? इसका विरोध। अब जब विरोध कर रही है तो विरोध करने वाली प्रॉपर्टी कौन है? ईएमएफ। तो ध्यान रख लेना इंडक्टिव रिएक्टेंस के माध्यम से किसी भी कॉइल में ईएमएफ पैदा होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसकी परिभाषा बनाए तो, जब किसी एसी कॉइल, जब किसी कॉइल को, ऐसा करना, जब किसी कॉइल को एसी दी जाए, एसी सप्लाई दी जाए तो कॉइल एसी का विरोधीय गुणधर्म रखती है, गुणधर्म पैदा करती है। मैंने एक बात बताई कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। मैंने एक बात बताई कि भाई प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रुकावट। तो यहां भी तो वही काम हो रहा है, रुकावट डल रही है, डल रही है, किससे डल रही है? कॉइल से। तो जब रुकावट डल रही है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी यूनिट? ओम। ध्यान रखना, क्या हो जाएगी? ओम। अभी और बनाएंगे हम लोग यहां से, फिर और देखो, यह गुणधर्म केवल एसी कॉइल में पाया जाता है, कॉइल में पाया जाता है, यदि कॉइल को, बात ना करें, यदि कॉइल को डीसी दी जाए तो इसका मान 0 हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि एक कॉइल है, उस कॉइल को एसी की अपेक्षा डीसी दी जाए तो क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर रिएक्टेंस का मान 0 हो जाएगा और कॉइल क्या होगी? जल जाएगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है इसे किससे व्यक्त करते हैं? मैंने ऊपर लिख रखा है, इसे एक्सएल से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इसे व्यक्त करते हैं। और इसे सर ज्ञात, इसका फॉर्मूला होता है एक्सएल प्रोपोर्शनल एफ। कहने का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, इस इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है? समानुपाती। जब इसको उठाएंगे तो ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ, ये इसका फॉर्मूला बनता है। एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है गुणी आवृत्ति, और एल तो एल। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ एल, और यूनिट क्या आएगी इसकी? ओ। मैंने अभी एक बात कही थी कि भाई ये जो डीसी पर इसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो बताओ डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डीसी की फ्रीक्वेंसी, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। क्या होती है? 0 हर्ट्ज। जब डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कितना हो जाएगा? ये था 2 पाई इंटू 0 इंटू एल बराबर क्या होगा? 0। तो इस वजह से क्या होता है कि ये
सिर्फ एसी कॉइल के अंदर ही ये गुणधर्म उपस्थित होगा, ना कि डीसी कॉइल में। समझ में आया? तो ये था इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखो इसका और फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, ये भी बना सकता हूं और फॉर्मूला इसका, एक तो फॉर्मूला ये हो ही गया, तो इसके फॉर्मूला जो है वो क्या है, एक तो ये बना एक्सएल बराबर 2 पाई एफ है, और क्या बना, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया एक। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, एक्सएल बराबर वी अपॉन जेड। वी क्या है, सप्लाई वोल्टेज, जेड क्या है, किसी भी परपथ की प्रतिबाधा। अगर इसको एक कॉइल के अंदर देखा जाए, जैसे कि ये कॉइल है आपकी, और कॉइल है तो इसके सीरीज में क्या जुड़ा होगा, रेजिस्टेंस भी होगा डेफिनेटली, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस कॉइल के साथ में, जैसे अगर कोई कॉइल है तो कॉइल के सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस को इंडिकेट किया जाता है, ध्यान रख लेना। तो इसमें जो प्रतिबाधा निकाली जाए तो आर प्लस जे एक्स है। तो मैं क्या क्या कह सकता हूं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वह प्रतिबाधा का भाग है। किसका भाग है प्रतिबाधा का, प्रतिबाधा के भाग है, अंश है। एक तो उसका अंश रेजिस्टेंस है, एक अंश कौन सा है, इंडक्टिव। तो पता है, अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम, और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। तो ध्यान रख लेना, आपके वैद्युतिक क्षेत्र में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी 3 ऐसी राशियां हैं जिनकी यूनिट्स क्या होती है, सेम होती है। प्रतिरोध की मात्रा इकाई ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस की मात्रा इकाई ओम, और प्रतिबाधा की मात्रा इकाई ओम। तो ये सब नोट करेंगे, यहां तक आप लोग क्या करना है, इसको उतारो, ठीक है। नहीं आया समझ में? ये जे क्या, देखो जे क्या है, ये जे एक काल्पनिक चीज है, काल्पनिक ऑपरेटर है, इसको बोलेंगे हम लोग काल्पनिक ऑपरेटर, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, यह एक काल्पनिक कॉइल या प्रेरकत्व रुकावट है। तो रुकावट यही तो थी एक्सएल, तो यहां पर जे इंडिकेट कर रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मिश्रित संख्याएं होती है, जिसमें एक तो वास्तविक और एक होती है काल्पनिक। तो ये तो वास्तविक प्रतिरोध होगा ही होगा, लेकिन ये काल्पनिक पैदा होगा जब कॉइल को एसी सप्लाई दी जाएगी, और डीसी सप्लाई पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। बता लो हाँ जी, अरे सुना सभी, लिखो, नोट डाल के लिखो, प्रतिरोध, प्रतिरोध, कौमा प्रतिबाधा, प्रतिरोध, कौमा प्रतिबाधा, कौमा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कौमा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कौमा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। इन सब का, इन सब का यूनिट्स ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है। लेकिन एक सवाल करेंगे हम इस पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस पर। पहला सवाल तो यही क्रिएट होता है इसमें कि निम्नलिखित में से इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है उसकी यूनिट होती है, ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कुछ, और ऑप्शन डी कुछ। दूसरा सवाल ये बनता है, वो मैं बोल रहा हूं, लिखना है आपको, लिखो, यदि एक प्रेरकत्व, यदि एक प्रेरकत्व का मान पहले की अपेक्षा दोगुना हो जाता है, का मान पहले की अपेक्षा दोगुना हो जाता है, पहले की अपेक्षा कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है, जबकि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पर, जबकि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पर वह कार्य करता था, तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। 50 हर्ट्ज पर कार्य करता था, तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। आपके 4 ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर, 100 हर्ट्ज, बी 50 हर्ट्ज, सी 0 हर्ट्ज, और डी आपका 90 हर्ट्ज। ऐसे करके सर 4 ऑप्शन आपको दे दिए।
क्वेश्चन बोले क्या लिखा है, एक बार बोले। प्रेरकत्व लिखा है ना, तो वहां प्रेरकत्व प्रतिकार कर लेना। प्रेरकत्व प्रतिकार है ना, प्रेरकत्व लिखा है उसको प्रतिकार कर देना। पहली के पीछे कितना हो रहा है, 2 गुण। हाँ जी, प्रेरकत्व प्रतिकार पहले के पीछे कितना हो रहा है, 2 गुना। तो प्रेरकत्व प्रतिकार या इंडक्टिव रिएक्टेंस पहले क्या मैंने XL था, अब कितना हो गया वो 2XL1। ये 1 मान लिया, और इसको अब कितना हो गया, दूसरी कंडीशन में कितना हो गया, XL2 बराबर 2XL1। अब कह रहा है कि पहले ये फ्रीक्वेंसी थी, कितनी थी, F1 कितनी थी, 50 हर्ट्ज। तो अब बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो बस हो गया सॉल्व। आप सब जानते हो XL प्रोपोर्शनल F था, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं XL1 बटे XL2 बराबर F1 बटे F2। ऐसे करके सर आपका ये फॉर्मूला डिजाइन। तो XL1 का मान कितना है सर आपका, नहीं पता, पता है ना, मुझे पता है XL1 ही है। XL2 का मान कितना हो गया 2XL1 बराबर फ्रीक्वेंसी के पहले कितनी 50 हर्ट्ज, फिर कितना मुझे नहीं पता। तो क्या XL1 से XL1 कट गया, तो F2 बराबर कितना आ जाएगा, 100 हर्ट्ज। तो यह ऑप्शन में बिल्कुल 100 हर्ट्ज। तो क्या स्पष्ट हुआ कि अगर कोई भी एसी कॉइल है, उस एसी कॉइल में फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती है तो हमेशा ही इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, चल नोट कर लो। एक सवाल मैं यहां लिखा रहा हूं। निकालो। यदि एक प्रेरकत्व मान 5 हेनरी व उसे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ा गया है तो प्रेरकत्व प्रतिकार मान होगा, कीजिए। हो गया, क्या है इसका सॉल्यूशन, आराम से कर सकते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन क्या है, एक्सएल बराबर क्या होगा 2πfl। 2 × पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14। फ्रीक्वेंसी कितनी 50, एल का मान कितना रखा है 5, तो 6.28 इंटू कितना 250। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो आप, कट जाए जितना इसके नीचे कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। पॉइंट हटाया, 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार कटा और ये 5 बार कटा, और ये कितना हो गया आपका 314 इंटू 5, तो 20 और 5 2 7 और 15,
1570 ओम की समथिंग क्या है उसकी आंसर। तो आंसर क्या आएगा इसमें से? कोई नहीं। ठीक है, तो क्या है इसकी वैल्यू? 1570। इस क्वेश्चन को सही है या गलत है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं, लिखें। देखो, यदि एक प्रेरकत्व अपना प्रेरकत्व प्रतिकार मान 1570 ओम रखता है, अपना प्रेरकत्व प्रतिकार मान, इट मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस 1570 ओम रखता है, 1570 ओम रखता है, और वह 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा जाता है, सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो प्रेरकत्व मान कितना होगा? प्रेरकत्व मान कितना होगा? आपके चार विकल्प हैं, 5 हेनरी, बी 10 हेनरी, कैसे आएगा? निकाल तो लोगे ना, 9 हेनरी, और डी 0 हेनरी। क्या आएगा आंसर आपका? 5 हेनरी। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो बस वही ये डाटा रखना है आपको। देखें, एक्सएल इक्वल 2 पाई एफ एल। इसका मान कितने रखा है आपका? 1570। 2 गुणा 3.14 फ्रीक्वेंसी कितनी? 50, और एल का मान निकालना है। 1570 इंटू 6.28 इंटू 50, और 6.28 इंटू 50 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? 628 इंटू 50/100। अब इसको काटा 2 बार, कितना आ गया आपका? 314 आएगा ना? पक्का? इंटू एल चल रहा है साथ में 1570, और एल बराबर क्या है? 1570/314। तो आराम से लगभग 5 के आसपास ही इसकी वैल्यू आएगी। 4 पॉइंट कुछ ऐसे समझ लो, या जो भी वैल्यू है, 5 ही आ रहा है, 5। अब इससे संबंधित थोड़ी सी बेसिक सा मैं ये बिल्कुल शॉर्टली बता देता हूँ पूरा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो देखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कर लिया हमने नोट? अब एक बार से थोड़ा सा रिवाइज करा दो, फिर हम आगे तरफ टॉपिक करेंगे। कर दूं क्लियर? ठीक। देखो, थोड़ा इसका शॉर्टली देख। सबसे पहली बात ना करें, रिएक्टेंस का मतलब क्या है? काल्पनिक रुकावट, काल्पनिक रुकावट। अब सुन लेना, अगर ये काल्पनिक रुकावट कॉइल करे तो उसे बोला जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। यही काल्पनिक रुकावट अगर कैपेसिटर करे, कौन करे? कैपेसिटर करे, तो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। समझ में ही नहीं आई? और वही प्रोसेस कि अगर कैपेसिटर है तो उस कैपेसिटर को क्या देनी है मुझे? यहां से एसी देनी है। और यही कौन करे? आपकी कॉइल करे, क्या देनी है उसको? एसी देनी है। तो काल्पनिक जो कंडीशन यहां बन रही है, ये वाली आपकी कंडीशन बन रही है, वो कब होगी? जब कैपेसिटर को एसी सप्लाई दे तो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस बनेगा। और जब काल्पनिक एसी दी जाए तो तब क्या बनेगा? ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस बनेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इन सब की यूनिट किस किसी बताई मैंने? प्रतिबाधा की यूनिट, प्रतिरोध की यूनिट, इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट, और कैपेसिटेंस की यूनिट। इन सब की यूनिट क्या होगी? ओम। क्या होगी? ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस मैंने क्या बताया? काल्पनिक रुकावट है, काल्पनिक गुणधर्म है, और ये किस किस के अंदर पाया जाता है? कॉइल के अंदर पाया जाए, कैपेसिटर के अंदर पाया जाता है। और कभी भी इन दोनों प्रॉपर्टी किसी भी जगह अगर ये दोनों बराबर हो जाए ना, किसी भी कारण, जैसे कि एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर कैपेसिटर जुड़ा है और क्या जुड़ा हुआ है आपका?
कॉइल भी जुड़ी हुई है, और अगर किसी कारण उन दोनों की प्रॉपर्टी इनके बराबर हो जाए या फिर इन दोनों का अंतर जीरो के बराबर हो जाए, भाई इधर ट्रांसफर करेंगे जीरो, तो पता है वो परपथ कौन सा परपथ कहलाएगा? रेजोनेंस परपथ। कौन सा परपथ कहलाएगा? और वह एक रेजोनेंस परपथ या आदर्श परपथ कहलाएगा, अर्थात ऐसा परपथ जिसमें लॉस नहीं होते, ऐसा परपथ जिसमें पावर लॉस जीरो होते हो, वो परपथ बन जाएगा। इससे संबंधित फिर मैंने कहा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है यह फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? समानुपाती। अगर किसी भी कॉइल के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है तो ध्यान रख लेना वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस जरूर बढ़ेगा, काल्पनिक रुकावट जरूर बढ़ेगी। इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा एल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सएल बराबर 2 पाई एफ है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? जैसे कि आपको पता है कि यही परपथ ले लिया, ये परपथ ले लिया, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? आई बराबर वी अपॉन एक्सएल। तो एक्सएल बराबर क्या लिखूंगा? वी अपॉन आई। तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है, कई बार ऐसे दे दिया डायरेक्ट डायरेक्ट आपका सवाल। रिएक्टेंस का मतलब समझ में आया? रुकावट। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस किसी भी कॉइल का क्या है? गुणधर्म है। और एक और बात बताऊं, इंडक्टिव रिएक्टेंस का गुणधर्म जब पैदा होता है किसी भी कॉइल के अंदर, तो वहां पर ईएमएफ पैदा होता है। क्या पैदा होता है? ईएमएफ। और ईएमएफ तभी पैदा होगा जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का गुणधर्म उपस्थित होगा। चलो, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस खत्म। अब लेते हैं अपन सेल्फ इंडक्टेंस। क्या लेते हैं हम लोग? सेल्फ इंडक्टेंस। जानते हो सेल्फ का मतलब होता है खुद से, स्वयं से, अपने आप से, सिंगल से, जो किसी दूसरों से मतलब नहीं रखता है। तो बस एक सिंगल कॉइल है और वो सिंगल कॉइल क्या कर रही है? एसी सप्लाई ले रही है, स्वयं एसी सप्लाई ले रही है, मतलब दी जा रही सप्लाई। तो स्वयं क्या करती है? परिवर्तनशील करंट पे क्या डालती है? रुकावट डालती है। तो क्या है वहां पर? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। और हिंदी में बोलते हैं इसको स्वप्रेरकत्व। क्या बोलते हैं इसको? स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व। पता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? यह एक सिंगल कॉइल जो एसी से जुड़ी हो, एसी से जुड़ी हो। यह एक सिंगल कॉइल, या बोल सकते यह सिंगल कॉइल जो एसी जुड़ी हो, उसमें पाए जाने वाला एक गुण है। ऐसी कर लो, यह एक सिंगल कॉइल जो एसी से जुड़ी हो उसमें पाए जाने वाला एक गुण है। ऑटो ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कि मैंने वही परिभाषा के पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। जैसे एक सिंगल कॉइल ली और इस कॉइल को मैंने क्या दी? यहां से एसी दी। तो कैसे परिभाषा लिखेंगे? जब किसी सिंगल कॉइल को एसी दी जाती है तो कॉइल एसी परिवर्तन का विरोध करती है। विरोधीय गुण पैदा करती है। जब किसी सिंगल कॉइल को एसी सप्लाई दी जाती है तो कॉइल एसी परिवर्तन का विरोधीय गुणधर्म पैदा करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। मतलब सिंगल कॉइल हो, किसी दूसरी की मदद नहीं ले, कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। ये सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है आप लोगों का, ये कहां पाया जाता है? मैंने कहा ऑटो ट्रांसफार्मर जब पाया जाता है, तो ये जब सेल्फ इंडक्टेंस इसके अंदर पैदा होता है तो ये ईएमएफ पैदा करती है, E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो इसमें इस सेल्फ इंडक्टेंस के कारण इस कॉइल के अंदर क्या पैदा होता है? ईएमएफ पैदा होता है। मैंने बताया ईएमएफ किसके कारण पैदा होगा? इंडक्टेंस के गुणधर्म के कारण ही पैदा होगा। और ये ईएमएफ जो होता है आपका, ये होता है E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये चिन्ह जो है ये लेंज नियम को बताता है। किसको बताता है? लेंज नियम को।
ये क्या है आपका, यहां से लेकर यहां तक धारा में परिवर्तन। तो ये क्या है आपका ईएमएफ, ठीक है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसे कहते हैं, यह एक सिंगल कॉइल जो एसी से जुड़ी हो उसमें पाए जाने वाला एक गुण है। ऑटो ट्रांसफर इसी सिद्धांत पर काम करता है। जब किसी सिंगल कॉइल को एसी दी जाती है तो कॉइल एसी परिवर्तन का विरोध करती है, विरोधीय गुण पैदा करती है, तो उसे सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो ई क्या है, ईएमएफ, और माइनस चिन्ह जो है किसको बता रहा है, लेंज के नियम को, ठीक है। क्योंकि अगर यहां से वोल्टेज सप्लाई दी जा रही है तो वोल्टेज सप्लाई इसके अंदर जाएगी, तो ये खुद अपने अंदर एक ईएमएफ पैदा करेगा, और ईएमएफ किसके कारण पैदा करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण। और दी गई सप्लाई क्या करता रहेगा, विरोध करता रहेगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस को आपको क्या करना है, नोट करना है। उतारो फटाफट। फिर इसमें छोटी छोटी बातें मैं आपको क्या कराऊंगा, नोट कराऊंगा। लिखो सेल्फ इंडक्टेंस, नोट लिखो सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस गुणधर्म केवल केवल एसी, केवल एसी एसी सप्लाई पर, केवल एसी सप्लाई पर ही किसी कॉइल में पैदा होता है, किसी कॉइल में पैदा होता है, पर ही किसी कॉइल में पैदा होता है, पर ही किसी कॉइल में पैदा होता है। डीसी पर इसका मान 0 होता है, डीसी पर इसका मान 0 होता है। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो है, अच्छा लिखो इसकी मात्रक इकाई, इसकी मात्रक इकाई हेनरी होती है इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर, इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण या प्रेरकत्व या प्रतिकार, ठीक है ना। तो अन्योन प्रतिकार या अन्योन प्रेरण या परस्पर प्रेरण या सह प्रेरण, जैसा कि मैं इसको बता चुका हूं। तो इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, अन्योन प्रेरण, सह प्रेरण, परस्पर प्रेरण, ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कई नाम हो गए, अन्योन प्रेरण हो गया, सह प्रेरण हो गया, परस्पर प्रेरण हो गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस यह भी क्या है, यह कॉइल गुणधर्म है। क्या है, कॉइल गुणधर्म है। क्या, जैसे कि अगर दो कॉइल हो, कितनी कॉइल हो, दो कॉइल हो, और दोनों कॉइल कैसे हो, पास पास हो, और एक कॉइल को दी जाए सप्लाई, ऐसे करके। अब मैंने क्या कहा था कि इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट। तो कहने का मतलब है जब दो कॉइलों, जब दो कॉइल बोल सकते, दो कॉइल के कारण एसी परिवर्तन में रुकावट गुणधर्म पैदा हो, तो उसे क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। कैसे बोलेंगे, दो कॉइल, दो कॉइल का वह गुणधर्म, वह गुणधर्म जो, खोलना, गुणधर्म जो परिवर्तनशील, जो परिवर्तन एसी का, परिवर्तन एसी का विरोध करता हो, उसे, उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो दो कॉइल का वह गुणधर्म जो परिवर्तन एसी का विरोध करता हो, उसे क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। इसे कैपिटल एम से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और ये इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी हेनरी, क्या होती है, हेनरी। और एम बराबर अंडर रूट L1 L2। जब इस प्रोपोर्शन चिन्ह को हटाएंगे तो m बराबर k अंडर रूट L1 L2। तो क्या क्या है देखो, k तो है युग्मक गुणांक, कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसफर, या फिर बोल सकते हैं कॉइल। यह है पहली कॉइल, पहली, यह है आपकी दूसरी कॉइल,
पहली कॉइल और दूसरी कॉइल का प्रेरकत्व क्या है? प्रेरकत्व। ठीक है, और एम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है आपको पता है, इसी सिद्धांत पर, इसी गुणधर्म पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, बता लो म्यूचुअल इंडक्टेंस।